फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बैंकिंग कंपनी के रिलेटेड डिटेल्स के बारे में। मतलब किस किस प्रकार की चीज़ें वो यूज़ करके चलता है, उनका मीनिंग्स वगैरह, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है। और इससे पहले वाले 2 पार्ट्स में हम इसके फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है और P&L का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है। तो देखो, जो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक क्या होते हैं। ठीक है। क्योंकि हम बैंकिंग कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कह सकते हो कि बैंक कोई भी ऐसी फाइनेंशियल, बैंक क्या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये डील किससे करती है, फाइनेंस से, पैसे से। तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ना डिपॉजिट रिसीव करती है, ठीक है, कस्टमर वगैरह के से, मतलब हम जाते हैं बैंक में, हम पैसे जमा करवाते हैं, उसी के थ्रू तो बैंक अपनी ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं। और जो ना लोन्स वगैरह देती है, जैसे हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं, बैंक के पास, कि भैया मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है, तो हम लोन लेते हैं। तो बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो डिपॉजिट्स रिसीव करती है और लोन्स देती है। ठीक है। तो आप नॉर्मल सी डेफिनेशन बता सकते हो। जो बैंकिंग कंपनीज है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन बी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। जो भाई एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट्स वगैरह को, लैंड, ताकि भाई उधार दे इसकी, किसी को भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकें, या कहीं भी अदर इन्वेस्ट, मतलब डिपॉजिट वगैरह कर सकें मनी को। ठीक है। कि जो बैंक है उसको पैसे कैसे मिल सकते हैं, डिपॉजिट्स हो सकती हैं, रिपेबल ऑन डिमांड पर भी हो सकते हैं। मतलब भाई हम जाएँ बैंक में और कहें हमें इतने पैसे चाहिए, तो मतलब बैंक अगर हमें हमारे डिमांड पर दे देता है तो वो हमारी डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं। ठीक है। विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक टाइप से आपको मीनिंग समझना है कि बैंक वो होता है वो जो हमसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे और जो हमें लोन दे। फिर बात आती है बैंकिंग कंपनी कौन सी होती है, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में, बैंकिंग बिजनेस में इंगेज होती है, वो हमारी बैंकिंग कंपनी कहलाती है। फिर बात आता है कि जो बैंक होता है वो किस सिस्टम पर काम करता है, तो वो हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर काम करता है। ठीक है। मतलब जो बैंक होता है उसमें जो भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस होते हैं। इसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को ना डेली ही ऑपरेट किया जाता है, मतलब हर दिन का रिकॉर्ड प्रॉपरली रखा जाता है। तो ये किस किस प्रकार की चीज़ें यूज़ करके, से पहला आता है स्लिप सिस्टम। भाई अच्छे से अपने बुक्स को मेंटेन करने के लिए स्लिप्स आप देखते होगे, आप बैंक में पैसा निकलवाने जाते हो या जमा करवाने जाते हो तो आप वहाँ पे एक स्लिप फिल करते हो। ठीक है। वो स्लिप फिल करते हो, उसमें आप अपनी डिटेल वगैरह डालते हो। देखो जैसे इसने यहाँ पे दिखा रखा है कि आप बैंक में जाओगे, ये एक स्लिप होती है, भरते हो। ठीक है। और इसमें भी आप अपनी डिटेल्स डालते हो, इसमें भी। इसको तो आपको बैंक वापस दे देता है, इसमें आपकी सिग्नेचर वगैरह तो बैंक वाले के, और ये बैंक खुद के पास रख लेता है एज ए प्रूफ। ठीक है, कि भैया आपने पैसे, मतलब ट्रांजेक्शन की है, पैसे निकालने हैं या जमा किए। तो देखो जो स्लिप सिस्टम है, बैंक का ना, बैंक को अपने लेजर अकाउंट वगैरह को भाई पूरा मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि कस्टमर कभी भी आ सकता है उससे पैसे मांगने में, निकलवाने में। और अगर हमने कस्टमर का अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन ही नहीं कर रखा तो हम उसको पैसे कहाँ से दे दें, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता ना उसके खाते में पैसे भी है या नहीं। अगर वो विड्रॉ करने आए, उसकी चेक को डिसऑनर करे या ऑनर करे, तो ये डिसाइड करने के लिए बैंक को क्या करना चाहिए, ट्रांजेक्शन जैसे ही उन्हें रिकॉर्ड कर देना चाहिए। तो इसके लिए कहता है रैपिड पोस्टिंग के लिए स्लिप सिस्टम है ना, लेजर पोस्टिंग का, उसको अडॉप्ट किया गया था। इस सिस्टम के अंतर्गत जो पोस्टिंग है ट्रांजेक्शन की पर्सनल लेजर में, वो डायरेक्टली कर दी जाती है स्लिप से। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होती है वैसे वैसे कर दी जाती है, चाहे विड्रोवल हो, ठीक है, चेक से, या मतलब विड्रोवल फॉर्म हो या चेक हो। ये फील्ड अप होते हैं बाय द क्लाइंट ऑफ द बैंक, बैंक के क्लाइंट वगैरह के द्वारा ही। हम जाते हैं खुद ही तो हमारी स्लिप वगैरह को भरते हैं, या बैंक स्टाफ प्रिंटेड फॉर्म देता है। एग्जाम्पल के लिए लगा लो, आपको डिपॉजिट करनी है बैंक में, तो क्या करोगे, आप पेन स्लिप है उसको भरोगे। ठीक है। उसको सबमिट करोगे रिसीविंग कैशियर के पास बैंक में। और जो पेन स्लिप होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को जिसे काउंटर फॉइल बोलते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन होता है जो हमें मिल जाता है वापस से। ठीक है। उस पर सिग्नेचर वगैरह होते हैं कैशियर वगैरह के, और ड्यूली स्टैम्प होता है बैंक की से। और राइट हैंड साइड पे जो पोर्शन होता है वो बैंक खुद के पास रख लेता है। ठीक है। और बाद में जो पर्सनल अकाउंट लेजर पेपर होता है उसमें पोस्टिंग वगैरह कर देता है। फिर आती है, अगर लगा लो हमें ये डिपॉजिट के केस में था, अगर हमें बैंक से पैसे विड्रॉ करने तो हम क्या करेंगे, फिलअप चेक को भरेंगे या विड्रॉल फॉर्म को भरेंगे और इसको सबमिट कर देंगे पर्सनल अकाउंट लेजर कीपर के पास। वो हमें एक टोकन देगा, उस टोकन को हम दिखाएंगे कैशियर, जो हमें कैश वगैरह देगा उसके पास, और हम वहाँ से अपना कैश वगैरह ले लेंगे पे कैशियर से। ठीक है। तो ये हमारे वो हो जाता है। अब बात आता है कि भाई स्लिप सिस्टम के क्या फ़ायदे। तो देखो, सब्सिडरी बुक्स वगैरह मेंटेन करने की जरूरत है नहीं, वहीं से ही जो हमने स्लिप दी उससे ट्रांजेक्शन हो जाती है, एंट्री हो जाती है, टाइम एंड लेबर बचाता है, क्योंकि स्लिप को खुद कस्टमर आता है वही भरता है, ना कि बैंक वाले। अप टू डेट अकाउंट रखते हैं, क्योंकि स्लिप सिस्टम से डेली की ट्रांजेक्शन डेली रिकॉर्ड हो जाती है। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, क्योंकि काम इतना सारा होता है, लेकिन हर पर्सन को पता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को कैश निकाल के देना है, मेरे को चेक वगैरह करना है डॉक्यूमेंट्स को, या मेरे को बुक्स वगैरह को अप टू डेट रखना है, क्या करना है। मतलब हर किसी का काम
वो होता है। और अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो जिस चीज़ से रिलेटेड हुई वो पर्सन उसके लिए लायबल होता है। रियलिबिलिटी मतलब विश्वास के लायक होता है, क्योंकि कस्टमर खुद अपने स्लिप को भर के फिर देता है। तो ये कह सकते हैं कि कोई भी गड़बड़ होगी तो कस्टमर साइड से होगी, बैंक ने खुद से वो गड़बड़ नहीं की होगी स्लिप वगैरह में। बेसिस ऑफ ऑडिटिंग होता है, क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है, मेरे पास प्रूफ हो कि भाई बैंक ने ट्रांजेक्शन किया है नहीं, तो वो जो स्लिप होती है वो एक प्रूफ की तरह भी काम करती है। प्रॉपर एविडेंस अवेलेबल होता है, क्योंकि बैंक इन स्लिप को संभाल कर रखता है। जब भी जरूरत हो, कोई कस्टमर के बैंक में तो पैसे निकाले नहीं थे तो उसको दिखा सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी है। देखो, एक तो स्लिप छोटी सी होती है तो उसको खोने का, खराब होने का भी डर रहता है। दूसरा, स्लिप को मेंटेन करना डेली की डेली वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब कितने दिन का डाटा आप रिकॉर्ड करके रखोगे। मिस एप्रोप्रिएशन भी की भी कमी होती है। मिस मतलब गबन वगैरह गड़बड़ करना, क्योंकि बहुत छोटी होती है, लूज होती है साइज में। डिफिकल्टी टू कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर है ना फील करने में डिफिकल्टी फील करते हैं। एक तो नॉर्मल से बात, हर कोई एजुकेटेड नहीं है, लगा लो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक प्रॉपर इंटरनल ऑडिट सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाए तो इन कमियों को हम दूर कर सकते हैं। अब बात आता है टेलर सिस्टम क्या होता है। टेलर सिस्टम भी बैंक यूज़ कर, मतलब क्विक पेमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, बैंक अलग अलग सिस्टम ऑपरेट करते हैं ताकि कस्टमर को क्विकली पेमेंट हो जाए। ठीक है, इसके लिए टेलर सिस्टम आया था। अगर आपसे पूछ ले टेलर क्या होता है, तो टेलर वो पर्सन होता है जिसका काम क्या होता है, पे करना, ठीक है, अमाउंट वगैरह को जो भी उसने ली है कस्टमर से, और बैंक में उसको जमा करवाना, और भाई कस्टमर से डिपॉजिट वगैरह भी लेना, ये काम कर लेता है। तो एक टाइप से कहे तो टेलर का मतलब कैशियर हो जाता है, जो कैशियर की जगह काम करता है। भाई पेमेंट करना और रिसीव वगैरह करना हो, तो देखो इसमें दे रखा है टेलर ना वो कैश को रखता है एज वेल एज लेजर कार्ड्स को मेंटेन रखता है। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड रखता है हर कस्टमर का, जो करंट और सेविंग बैंक अकाउंट है। जो टेलर ऑथोराइज होता है कि पेमेंट कर सकता है भाई कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, जैसे इसमें कह रखा है 2500। जब चेक मिलते हैं तो वो चेक करता है कि जो चेक वगैरह उस पर सिग्नेचर वगैरह सही है नहीं, सब कुछ चेक करके बाद पेमेंट कर देता है। यहाँ तक कि वो रिसीव कर सकता है डिपॉजिट भी। अब स्टॉक इन्वेस्ट, ये देखो अगर आप कस्टमर हो बैंक के और आप है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करते हो, शेयर वगैरह में पैसा लगाते हो, तो आप भाई बैंक में पैसा जमा करवा दोगे। और जब अगर आपको लगा लो वो शेयर मिल जाते हैं और आपको वो पेमेंट करनी होती है, तो वो पैसे आपके खाते से कट जाते हैं और बचे हुए पैसे आपके खाते में फिक्स डिपॉजिट के रूप में मेंटेन रहते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिलते हैं तो जितने पैसे थे वो आपके खाते में ऑपरेट रहते हैं। तो ये किस लिए बताते हैं, दिखला लो नॉन पेमेंट वगैरह, कोई कस्टमर शेयर ले ले पेमेंट ना करे, उस चीज़ से बताता है। दूसरा, अगर कोई कंपनी फ्रॉड हो, जो शेयर नाम हो ही ना उसके एक्चुअल में, तो वो पैसे लेके ना भाग जाए, तो उन सब सिस्टम से बचाने के लिए स्टॉक इन्वेस्ट रहता है, बेनिफिट देता है छोटे छोटे इन्वेस्टर्स वगैरह। ठीक है, फिर बात हमने ये इनको पढ़ लिया। अब और कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखो हम बैंक का मीनिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग होती है कि बैंक है ना खुद से चीज़ों को खरीदता और बेचता नहीं है, लाइक एज गुड्स वगैरह को। नॉन बैंकिंग असेट्स, देखो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या होती है। देखो कोई भी बैंक होता है वो भाई बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डेब्ट्स, जो भी डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं उनके लिए प्रोविजन बना के चलता है। और ये किसके अकॉर्डिंग बनाता है, मतलब जो भी हमारी आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह होती है उनके अकॉर्डिंग बनाता है। इनको P&L अकाउंट में दिखाता है, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी ऐड में दो। तो ये क्या होता है, तो देखो इनको क्लासिफाई किया जाता है परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। तो वो होते हैं जो बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर रही है, जिनसे बैंक को रेगुलरली इनकम वगैरह रिसीव हो रही है। नॉन परफॉर्मिंग वो होती है जहाँ से बैंक को इनकम जनरेट होना बंद हो जाए, मतलब ऐसी असेट्स या ऐसा लोन वगैरह, ऐसा प्रिंसिपल वगैरह जो ओवरड्यू हो गया, मतलब 90 दिन से ज़्यादा का पीरियड हो गया, लेकिन उस पर है ना आपको प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह इंटरेस्ट वगैरह मिल ही नहीं रहा हो। ठीक है, तो इन्हीं जिसमें टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट वगैरह, बिल्स परचेज डिस्काउंट, ये सब आ जाते हैं। इनको नॉन परफॉर्मिंग में कवर किया जाता है 90 दिन के अकॉर्डिंग। अब जो हमारी ये परफॉर्मिंग असेट्स होती हैं, नॉन परफॉर्मिंग जो असेट्स होती है उसको इसने 4 पार्ट्स में बांटा है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। स्टैंडर्ड तो वो होंगी जिस पर मतलब इनकम मिल रही है बैंक को, जो एनपी नहीं है, मतलब जो सही चल रही हैं। सब स्टैंडर्ड हो जाएंगी जो लेस देन 12 पीरियड से रिलेटेड हो, लेकिन जहाँ पर इनकम जनरेट होना बंद हो जाए। डाउटफुल होते हैं जहाँ पे 12 महीने से ज़्यादा का पीरियड, और लॉस जहाँ पे बैंक को क्लियर हो गया हाँ भैया पैसे नहीं मिलने वाले, उसको बैंक ने लॉस मान लिया। एक टाइप से कहें तो इनको हम पढ़ते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। ठीक है, ये स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 इनके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। 0 में मतलब जो डाउटफुल नहीं है, बिल्कुल हाँ भैया अभी पैसा मिल रहा है, जो परफॉर्मिंग है। उसके अलावा जो भी अलग मेंशन अकाउंट आते हैं वो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को दिखा के चलते हैं। इसी में फिर हमारा एक आता है बिल्स फॉर कलेक्शन। ये क्या होता है कि लगा लो आप किसी दूसरे देश के सेलर, लगा लो इसी देश के लगा लो, मैंने आपसे कोई परचेज की है, ठीक है, तो आप कब तक मेरे को सामान नहीं दोगे, कब तक मेरे को डॉक्यूमेंट्स वगैरह सप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपको पेमेंट ना मिल जाए। क्योंकि लगा लो मैं डॉक्यूमेंट लेके भाग जाऊँ, फ्रॉड वगैरह ना हो जाए। तो इसमें कौन हेल्प करता है, बैंक क्या करता है, सेलर रेडी नहीं होता डॉक्यूमेंट वगैरह हैंड ओवर करने के लिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए बायर को,
जब तक कि पेमेंट ना मिले। इसके लिए क्या करता है, सेलर गुड्स को भेज देता है बायर की सिटी में और डॉक्यूमेंट बैंक के पास भेज देता है, बैंक बिल में मतलब हुंडी वगैरह जो भी है, और जो इन्हें भी बोल देते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन, जो बैंक ले रहा है। क्योंकि क्या होता है कि भाई अब वो कस्टमर है, उनको डॉक्यूमेंट को कवर करने आएगा, कलेक्ट करने आएगा बैंक से, तो क्या करेगा, पेमेंट वगैरह कर देगा, बैंक अपना कमीशन काटेगा और सेलर को भेज देगा। ठीक है, तो इस टाइप से सिस्टम चलता है। तो इसमें एक वर्ड आया था हुंडी। हुंडी क्या होता है, हुंडी एक वर्बल या रिटर्न एग्रीमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें अमाउंट वगैरह क्लियर होता है कि भाई इतनी पे करनी है। ये एक टाइप से कहते हो फॉर्मल सिस्टम होता है मनी वगैरह को ट्रांसफर करने, या ये कह सकते हो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या निगोटिएबल बिल्स इंस्ट्रूमेंट है। इसका मेन काम होता था ट्रेडिंग वगैरह के लिए, जैसे परचेज सेल के लिए इसका यूज़ करके चलते थे। ठीक है, कुछ और टर्म्स है हमारी। नॉन बैंकिंग हम पढ़ चुके असेट्स। डिस्पोजल का मतलब ये है कि जो भी ये नॉन बैंकिंग असेट्स होते हैं इनको ना 7 ईयर्स में डिस्पोज कर देना चाहिए, लेकिन अगर आरबीआई हमें परमिशन दे तो हम इसकी टाइम पीरियड को बढ़ा के भी चल सकते हैं। मैनेजमेंट, वही बैंक की जो मैनेजमेंट वगैरह, मैनेजमेंट क्योंकि हमें पता है मैनेज करके चलना किसी भी काम को। बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में देखो, इसने बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बताए जो बैंक में बनाए जाते हैं, लाइक एज रिसीविंग कैशियर काउंटर कैश बुक, रिसीविंग कैशियर काउंटर कैश बुक, पेइंग मतलब पेइंग कैशियर काउंटर कैश बुक, कैश रिजर्व बुक, क्लियरिंग बुक, ये सब होते हैं। फिर इसके बाद है इसमें स्लिप सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी हम पढ़ चुके हैं हमारे पहले पार्ट में, कि जो बैंक डिस्काउंट करता है बिल वगैरह को। एनपीए के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, और नॉन बैंकिंग असेट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके थे, जो बैंक की नहीं है, जो बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में आई है। ठीक है, ये नॉन बैंकिंग असेट्स थी। फिर आता है एनपीए को भी अब हमने पढ़ लिया है कि जो अमाउंट बैंक की अब प्रोसेस नहीं हो रही, मतलब नॉन प्रोसेसिंग बिल फॉर कलेक्शन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, एनुअल अकाउंट, इनवार्ड तो मतलब देश का हो गया, आउट मतलब दूसरे देश का हो गया। एनुअल अकाउंट्स वगैरह को पढ़ ले, 2 P&L बैलेंस शीट को, ब्रांच एडजस्ट मतलब जो अलग अलग बैंक की ब्रांचेज होते हैं उनमें एडजस्टमेंट होना, उनके P&L वगैरह। एक्सेप्टेंस पढ़ लिया हमने, इंडोर्समेंट भी पढ़ लिया है, अदर। अगर आपको इन सभी टर्म्स में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।